द डीप डाइव के इस नए और बहुत ही गहरे विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा का जो मुख्य मकसद है वो हमारे सामने मौजूद इन जटिल दस्तावेजों को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझना है। बिल्कुल। और आज का जो विषय है वो सीधा हमारे समाज की बुनियाद से जुड़ा है। मेरा मतलब है भारतीय न्याय संहिता, या जिसे हम BNS 2023 कहते हैं। हाँ, और आज हम भारत के इसी नए आपराधिक कानून की गहराई में उतरेंगे। जो बातें अमूमन कानूनी किताबों के पन्नों में दब कर रह जाती हैं, उन्हें बाहर लाएंगे। ये एक ऐसा विषय है जो हम में से हर किसी को प्रभावित करता है। हमारा मिशन आज ये है कि हम मिलकर BNS के जो 358 सेक्शंस हैं, यानी धाराएं, उनके पीछे की असल सोच को समझें। भारी भरकम कानूनी शब्दों से थोड़ा दूर हटकर हम देखेंगे कि इसका ढांचा क्या है। चलिए इस मुद्दे को थोड़ा खोलकर समझते हैं। अक्सर होता यह है कि कानून की लिस्ट पढ़ना बहुत बोर कर सकता है। सुनने वालों को लग सकता है कि बस रट्टा मारना है, लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर को समझा जाए तो ये किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। और किसी भी अच्छी कहानी की तरह इस कानूनी ढांचे की शुरुआत भी इसके किरदारों और बुनियादी नियमों को स्थापित करने से होती है। मतलब चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का जो हिस्सा है वो इस पूरी संहिता की नींव रखता है। बिल्कुल। चैप्टर 1 तो सीधे तौर पर डेफिनेशंस की बात करता है। जैसे सेक्शन 2 में बताया गया है कि दस्तावेज क्या है या इंसान की कानूनी परिभाषा क्या है। सही कहा। और उसके बाद चैप्टर 3 और 4 आते हैं, जिनमें सेक्शन 4, 5 और 16 से 20 शामिल हैं। ये चैप्टर्स पनिशमेंट यानी सजा और कम्यूटेशन मतलब सजा को कम करने के नियमों को विस्तार से समझाते हैं। सजा की बात तो समझ में आती है, लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा पहलू है, मतलब अपराध होने से पहले का जो समय होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जुर्म सिर्फ वो है जो हो चुका है। लेकिन चैप्टर 4 और 5 में खास तौर पे सेक्शन 21 और सेक्शन 30-31 के तहत अबेटमेंट यानी उकसाना और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र है। यानी अगर कोई व्यक्ति खुद बंदूक नहीं चलाता लेकिन किसी को बंदूक देता है या उकसाता है तो वो भी उतना ही बड़ा मुजरिम है। जुर्म की साजिश रचना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि BNS सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या जुर्म है, बल्कि ये बहुत ही बारीकी से ये भी तय करता है कि क्या जुर्म नहीं है। अच्छा, मतलब अपवाद भी है इसमें। बिल्कुल। अगर हम चैप्टर 2 पर ध्यान केंद्रित करें, जो जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है, तो ये कानून की परिपक्वता को दर्शाता है। ये बताता है कि किन खास परिस्थितियों में किया गया काम अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये तो बहुत काम की बात है, लेकिन ये तय कैसे होता है कि कोई काम जुर्म नहीं है? क्या अदालत में जाके बस ये कह सकते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए? नहीं, देखिए, इतना आसान नहीं है। कानून हालात और इरादे को बहुत तवज्जो देता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ सेक्शन 11 का, जो लॉफुल एक्ट करते हुए एक्सीडेंट की बात करता है। लकड़हारे वाला उदाहरण। हाँ। मान लीजिए कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। पूरी सावधानी बरतने के बाद भी अचानक कुल्हाड़ी का लोहे वाला हिस्सा निकलकर दूर खड़े किसी व्यक्ति को लग जाता है। यहाँ लकड़हारे का कोई आपराधिक इरादा नहीं था, इसलिए ये एक हादसा है, जुर्म नहीं। इसी में मुझे याद आ रहा है सेक्शन 13 का भी जिक्र है, जो तथ्य की गलती या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। सुनने वालों के लिए इसे आसान शब्दों में कहूं तो मान लीजिए रात के अंधेरे में किसी को लगता है कि कोई चोर घर में घुस रहा है और वो बचाव में हमला कर देता है, और बाद में पता चलता है कि वो उसका अपना ही कोई रिश्तेदार था। बिल्कुल। यहाँ हालात की गलतफहमी थी, कोई आपराधिक मंशा नहीं थी। इसके अलावा एक और बहुत संवेदनशील स्थिति है जिसे सेक्शन 14 में रखा गया है, यानी मजबूरी या दबाव में किया गया काम। सोचिए कुछ हथियारबंद लोग एक बैंक मैनेजर के परिवार को बंधक बना लें और मैनेजर के सिर पर बंदूक रखकर तिजोरी खुलवाएं। तो तकनीकी रूप से उसने बैंक के साथ धोखा किया है। हाँ, लेकिन उसने ये जान के खतरे के दबाव में किया। कानून ऐसे हालात को समझता है और उस मैनेजर को अपराधी नहीं मानता। और एक हल्का फुल्का उदाहरण सेक्शन 15 का भी है, जब मामूली नुकसान की बात की गई है। जैसे किसी बड़ी दावत में कोई व्यक्ति मजाक में अपने दोस्त की प्लेट से एक समोसा बिना पूछे खा ले, तो क्या पुलिस बुला ली जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तकनीकी रूप से तो ये चोरी हुई क्योंकि बिना इजाजत संपत्ति ली गई है, लेकिन कानून कहता है कि अगर नुकसान बहुत ही मामूली है, जिसकी शिकायत कोई आम समझदार इंसान नहीं करेगा, तो अदालत अपना कीमती समय उस पर बर्बाद नहीं करेगी। हाँ, ये बहुत सटीक है। कानून असल में छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करता। ये सब इस बात का सबूत है कि संहिता केवल लकीर की फकीर नहीं है। अब इस व्यक्तिगत स्तर से थोड़ा ऊपर उठकर बड़े और सामाजिक स्तर के अपराधों की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 6 राज्य के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित है।
इसमें सेक्शन 147 के तहत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना और सेक्शन 150 के तहत भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कामों का जिक्र है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो बीएनएस का पूरा ढांचा अपने आप में एक कहानी कहता है। सबसे पहले देश की सुरक्षा, जो चैप्टर 6 में है। उसके तुरंत बाद चैप्टर 7 में आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े अपराध आते हैं। और फिर सामाजिक शांति की बात आती है ना? बिल्कुल। चैप्टर 8 में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का नंबर आता है। अनलॉफुल असेंबली या गैर कानूनी भीड़ जमा करना, जो सेक्शन 161 में है, और राइटिंग यानी दंगा करना, सेक्शन 162-63। इस क्रम का एक बहुत बड़ा अर्थ है। तो लोग सोच सकते हैं कि क्या एक व्यक्ति की जान से ज्यादा देश की सुरक्षा अहम है? देखिए, अगर देश या राज्य का ढांचा ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। राज्य रूपी छतरी बचेगी तभी उसके नीचे खड़ा इंसान बचेगा। इसीलिए दंगे जैसे अपराधों को बहुत गंभीरता से लिया गया है। ये लॉजिक काफी स्पष्ट है। सिस्टम को बचाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता है। इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चैप्टर 9 से 12 तक के प्रावधान काम करते हैं। मतलब पब्लिक सर्वेंट्स की बात चैप्टर 9 में है और अदालतों के अधिकारों की अवमानना चैप्टर 10 में। हाँ, झूठे सबूत देने को चैप्टर 11 में रखा गया है और चुनावों से जुड़े अपराध चैप्टर 12 में है। और इसी बड़े ताने बाने में चैप्टर 13 जुड़ता है, जो पब्लिक हेल्थ या सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अपराधों पर रोशनी डालता है। आज के समय में ये बहुत जरूरी है। सेक्शन 223 से 226 तक। 24 बीमारी फैलाने वाली लापरवाही की बात करते हैं। मान लीजिए किसी को कोई संक्रामक बीमारी है और वो क्वारंटाइन के नियम तोड़कर भीड़ में चला जाए। ये पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। इसके साथ ही मिलावट को भी इसी चैप्टर में रखा गया है। अगर कोई जीवन रक्षक दवाओं में नकली पाउडर भर दे तो कानून उसे सिर्फ धोखाधड़ी नहीं मानता, वो समाज की सेहत के खिलाफ एक संगीन जुर्म है। यहाँ आकर बात सच में बहुत अहम हो जाती है। राज्य की सुरक्षा और समाज की सेहत के बाद अब चर्चा उस चीज पर आती है जो हर इंसान के लिए सबसे करीब है, उसका अपना शरीर। चैप्टर 14 मानव शरीर के खिलाफ अपराध। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा बहस सेक्शन 102 यानी मर्डर और गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के बीच होती है, जो सेक्शन 100 और 103 में है। ये कानूनी दुनिया का सबसे बारीक अंतर है। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड दोनों में किसी इंसान की जान जाती है, लेकिन सजा में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। सारा खेल इंटेंट का है। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे को गोली मार दी। उसने योजना बनाई और सीधा निशाना लगाया। ये तो साफ मर्डर है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड का दायरा क्या है? अगर कोई अचानक गुस्से में आकर किसी को धक्का दे दे और इस व्यक्ति का सिर पत्थर पर लगने से मौत हो जाए तो? यही अदालतें हालात का विश्लेषण करती हैं। अगर सिर्फ धक्का दिया था और जान लेने का इरादा नहीं था तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है। उसे पता होना चाहिए था कि चोट लग सकती है, लेकिन मौत का सीधा इरादा नहीं था। इसी तरह चैप्टर 14 में सेक्शन 115 और 16 के तहत साधारण हर्ट और ग्रीवस हर्ट यानी गंभीर चोट को अलग रखा गया है। एक साधारण थप्पड़ मारना और किसी की हड्डी तोड़ देना दोनों हिंसा हैं, लेकिन गंभीरता अलग है। इस शारीरिक सुरक्षा के दायरे में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो बीएनएस ने उठाया है वो है महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ध्यान देना। चैप्टर 15 पूरी तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित है। बीएनएस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पूरा चैप्टर अलग से होना ये दिखाता है कि इन अपराधों की गंभीरता कितनी है। इसमें सेक्शन 63 से 67 तक रेप के लिए बेहद खड़े दंड तय किए गए हैं। और सिर्फ चरम अपराध ही नहीं, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य भी शामिल हैं। सेक्शन 68 गरिमा भंग करने के इरादे से हमले की बात करता है। सेक्शन 69 सेक्सुअल हरासमेंट को स्पष्ट करता है। सेक्शन 70 किसी महिला को निर्वस्त्र करने से निपटता है और सेक्शन 71 महिला की गरिमा का अपमान करने के लिए है। ये सभी सेक्शंस कानून की नज़र में साफ संदेश देते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 16 आज़ादी की बात करता है। किडनैपिंग जो सेक्शन 137 में है, एब्डक्शन सेक्शन 138 और मानव तस्करी सेक्शन 139। अब इंसान के शरीर और उसकी आज़ादी के बाद कानून का अगला कदम संपत्ति की सुरक्षा करना है। तो चैप्टर 17 की तरफ चलते हैं। यहाँ चोरी सेक्शन 303 में है, रॉबरी सेक्शन 305, डकैती सेक्शन 306 और धोखाधड़ी सेक्शन 308 में है। और एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, सेक्शन 304, जो स्नैचिंग या छीन झपट के बारे में है। हाँ, ये बहुत चर्चा में रहा है। ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है।
आखिर स्नैचिंग को आम चोरी से अलग क्यों रखा गया? फोन चोरी होना तो चोरी ही है, फिर इसे अलग सेक्शन क्यों दिया गया? इसका जवाब सड़क पर होने वाले हादसों में है। मान लीजिए कोई सड़क किनारे फोन पर बात कर रहा है और बाइक पर आकर कोई फोन छीन ले। ये सिर्फ फोन की चोरी नहीं है। इस झपट्टे में गहरी चोट लग सकती है। इंसान किसी गाड़ी के नीचे आ सकता है। इसमें हिंसा का एक तत्व जुड़ा होता है। बिल्कुल। कानून समाज के साथ बदलता है, इसीलिए बीएनएस ने इसे एक अलग और गंभीर अपराध माना है। संपत्ति की बात हो गई, लेकिन इज्जत भी एक संपत्ति है। इसे संरक्षित करने के लिए चैप्टर 18 आता है, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी सेक्शन 351 और डिफमेशन यानी मानहानि सेक्शन 352 से जुड़ा है। आज के युग में किसी की छवि को झूठे आरोपों से कुचलना बहुत बड़ा अपराध है। और अब हम बिल्कुल आखिरी चैप्टर्स पर आ गए हैं, चैप्टर 19, जो अटेम्प्ट्स यानी कोशिश के बारे में है। इसमें सेक्शन 357 और 358 शामिल है ना? हाँ, ये चैप्टर प्रमाण है कि कानून सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि मंशा पर काम करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर जुर्म पूरा नहीं हुआ तो भी सजा मिलेगी? अगर जुर्म करने की पूरी कोशिश की गई थी तो बिल्कुल। मान लीजिए एक चोर किसी के घर की तिजोरी तोड़ने घुसता है, ताला तोड़ता है, लेकिन तिजोरी खाली निकलती है। वो खाली हाथ लौट जाता है। क्या उसने चोरी की? नहीं, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। लेकिन उसने चोरी करने का पूरा प्रयास किया। वो सिर्फ हालात की वजह से नाकाम हुआ, अपनी मर्जी से नहीं। सही कहा। इसलिए अपराध करने की कोशिश करना भी उतना ही बड़ा अपराध माना गया है। तो आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि हमने बीएनएस 2023 के 19 चैप्टर्स और 358 सेक्शंस का एक लंबा सफर तय किया है। शुरुआत कानून के नियम से हुई, फिर देश की सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ, व्यक्तिगत सुरक्षा और प्रॉपर्टी तक बात पहुंची। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये 358 सेक्शंस सिर्फ दंड देने की किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो ये तय करती है कि समाज किस तरह से फंक्शन करेगा और क्या बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सचमुच। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोचने वाला सवाल छोड़ना बहुत जरूरी लगता है। बीएनएस बहुत सफाई से बताता है कि सजा क्या है, लेकिन चैप्टर 2 को याद रखें। अपवाद वाला चैप्टर। हाँ, सेक्शन 11 जो हादसा है और सेक्शन 102 जो हत्या है, उसके बीच की कानूनी लकीर बहुत पतली होती है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर आगे चलकर कोर्ट रूम्स में सबसे ज्यादा बहस होगी। क्योंकि इरादा साबित करना सबसे मुश्किल काम है। कोई भी कह सकता है कि ये तो हादसा था। बिल्कुल। आखिर कानून या अदालत किसी इंसान के दिमाग के इरादे को 100% सही कैसे पढ़ सकती है? झूठ पकड़ने की मशीनें हैं, लेकिन दिमाग के अंदर झांकने की कोई मशीन नहीं है। सुनने वालों को इस बारे में खुद सोचना चाहिए कि वे इंटेंट और अपराध के इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इसी गहरी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है बीएनएस का ये ढांचा अब आसान भाषा में समझ में आया होगा। अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ।